दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो कानूनी जंग चल रही है ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और जो इस्लामाबाद हमारी सबसे बड़ी मुल्क की अदालत है उसमें दो जज जो हैं वो रात गए एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और कसूर क्या था? कसूर भाई ये था कि एक जज ने हमारी इस मुल्क के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये पूछने की जसारत कर ली थी कि भाई आपने अपने ही बनाए कवानीन को आखिर तोड़ना मरोड़ना क्यों शुरू कर दिया है। अब हुआ ये कि आखिरकार जनाब उनको लगा कि मैं तो चीफ जस्टिस हूं, मेरी तो ये रियाया है और मेरी तो ये जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान के अदल का निजाम है इसमें मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझसे सवाल कैसे कर सकता है, बेशक वो मेरा साथी जज क्यों ना हो। जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत लिखकर जो है वो तमाम तर मामला आश्कार कर दिया, जिस तरह मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, ऐसे सवालात कड़े सवालात पूछ लिए कि चीफ जस्टिस जो है वो दंग रह गए और परेशान रह गए। अब इज्जत बचाने के लिए भाईजान उन्होंने कोई ना कोई जो है वो मामला करना था, जवाब देना था, तो उन्होंने जनाब जवाब दिया। फिर जवाबी खत लिखा। खत के हवाले से मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला था ना, अब उसके अंदर जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि आपने जनाब ना तो मीटिंग मिनट मुझे भेजे, क्योंकि कमेटी एक बनाई गई थी, ये समझने वाली बात है। एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का काम ये था कि वो जनाब ये तय करेगी कि किस मामले को अहमियत देनी है और किस मामले को टेकअप करना है और किस मामले को नहीं करना। अब जनाब जब कमेटी बना दी गई और ये लॉ जो है वो पास कर दिया गया, खुद फैसला सुनाया गया काजी फाइज ईसा की जानिब से, तो जनाब अब इस पे पाबंदी करनी भी तो लाजिम है ना कि अभी बस कवानीन बना के अपनी मर्जी से छोड़ दिए जाएं। तो फिक्स्ड बेंच बनाया जा रहा है और उसमें जो है उनको काफी ज्यादा तहफुजात थे जिसका उन्होंने इजहार भी किया। अब यहाँ पे मामला जो है वो पेचीदा इसलिए हो गया कि जैसे ही उन्होंने खत लिखा और उसमें ये लिखा कि जनाब मैंने आपको फोन करके आपसे बात करने की भी कोशिश की तो आपने मुझसे बात नहीं की, मैं आपने मीटिंग मिनट्स जो है वो जारी नहीं किए, आपने जो है वो सीनियोरिटी को मद्देनजर रखने का बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया गया। तो आगे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भाई बरहम होके उनको एक जवाबी खत लिख दिया। अब जवाबी खत में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जवाबी खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन को के खत के जवाब में अब 3 सफहात पर मुश्तमिल जवाबी खत लिखा, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन के जानिब से लगाए गए जितने भी इल्जामात थे उन पर जनाब उन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। तो जनाब ये दरवाजे कब खुले होते हैं? ये उस वक्त क्यों नहीं खुले होते जब सीनियोरिटी का जो है वो मामला पसे पुश्त डाल दिया जाता है, जब मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं, जब ये दरवाजे तब क्यों नहीं खुले होते जब मीटिंग मिनट जो है वो अपने मुताबिक ही डाल दिए जाते हैं। तो जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन से बेंचों की तश्कील के हवाले से मुशावरत ना किए जाने के इल्जाम के हवाले देते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि वो अपने साथियों के लिए जाती तौर पर इंटरकॉम पर या सेल फोन पर भी दस्तयाब होते हैं। तो भाई फिर आप फोन क्यों नहीं उठाते? अगर आपने इंटरकॉम नहीं उठाया या फोन नहीं उठाया तभी तो शिकवा पैदा हुआ, तभी तो शिकायत पैदा हुई। ताहम अब उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए, अब तो अफसोस बड़ा हो रहा है जस्टिस साहब को कि भाई मेरे कैसे ये कैसे हो गया, इन्होंने खत ही लिख दिया। अब जनाब अफसोस का इजहार करते करते उन्होंने साथ सीधा ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाईजान आपने जो एजाजुल हसन साहब ने अपने खदशात का इजहार करने के लिए मुझे कभी कोई फोन नहीं किया ना, कोई राब्ता नहीं किया मुझे। यानी आप कह सकते हैं कि भाईजान आप झूठ बोल रहे हैं सरीहन, आपको एक तो बोल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तफसील से बताया कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन से उनका खत मौसूल होने के बाद राब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद कहते हैं जी मुझे मालूम हुआ कि जुमे की सपहर काम करने के औकात खत्म होने से पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो लाहौर रवाना हो गया। अब यहाँ पे एक टॉन्ट भी मारा, तो मतलब ताना नहीं मारी था, मतलब कहना नहीं जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा भाई हम तो 4.5 घंटे नहीं
बल्कि 4.5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन काम करने की तनख्वाह लेते हैं। यहाँ पे एक उल्टा इल्जाम लगा दिया उन्होंने कहा भाई तुमने मेरे पे उंगली उठाई है, पहले तो इस बात का जवाब दो। जस्टिस एजाजुल एहसन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद अगर जस्टिस एजाजुल एहसन के पास बेंचों की तश्कील नौ के लिए कोई तजावीज़ हैं तो अपनी तजावीज़ पेश करें। इसके अलावा उन्होंने अपने खत में ये भी लिखा, जवाबी खत में, कि जनाब इस हवाले से मैं और जस्टिस सरदार जो तारिक मसूद हैं वो एक इजलास का एहतमाम करेंगे जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करें। अब इस शिरकत करने का जो दावत उन्होंने दी है वो इसीलिए दी है कि जनाब जमात तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो दूर कर ले। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जाहिर की गई मखसूस शिकायत का जवाब देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि उन्होंने इब्तदाई तौर पर कमेटी का इजलास उस वक्त मुकर्रर किया था जब दिन के दौरान मंजूर होने वाले तमाम अहकामात लिखे, चेक किए और दस्तखत किए जा चुके थे और ये जुमे की दोपहर तक होना था। जवाज गढ़ा जनाब उन्होंने। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन की दरखास्त पर कमेटी का इजलास जुमेरात को मुकर्रर किए गए थे। अब यहाँ पे एक एक बात निकाल कर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो ये यकीन दहानी करवाना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब मैंने जो काम किया वो बिल्कुल कानूनी और आईनी था, इसमें मैंने तो कोई काम नहीं खराब किया। हालांकि स्टोरी इससे बरक्स है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंच की तश्कील के बाद उन्हें बताया था कि वो जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी के साथ नहीं बैठना चाहते क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर वो सरदार तारिक मसूद या जस्टिस एजाजुल एहसन से मशवरा ही ना करना चाहते तो क्या वो इस मुशावरती अमल की हमायत करते और उसको नाफिज करते, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जिस बेंच का हिस्सा थे वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट यानी जिसे हम प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल कहते हैं एक्ट 2023 को मुअत्तल कर चुका है। तो भाईजान रेफरेंस देने का मकसद ये है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब गलती ताड़ी ये मेरी कोई नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने बावर नाजरीन ये करवाने की कोशिश की है दोस्तों कि जनाब मैंने आपको जो है जो भी आपके साथ कार्रवाई की है यानी जो भी आपको इग्नोर किया है उसके पीछे कोई ना कोई वजह थी, या उन्होंने अपने खत में जितनी भी इग्नोरेंस है उसको सफेद झूठ कह दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि आप बेंच का हिस्सा खुद नहीं बनना चाहते थे इसलिए जो है ये सारा मामला हुआ है। अब आप देखें इसके पीछे जो मामला है वो ये है कि जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं, माना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस वक्त टॉप मोस्ट है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं है कि आप इख्तलाफी बात को इतना बढ़ा दें कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए। अब जाहिर है जब आपने इस जवाबी खत को लिखने के बाद आपने उनको सीधा झूठा ही कह दिया तो फिर उनका फोन उठाना नहीं बनता था। अगर मुबैना तौर पे उन्होंने फोन नहीं उठाया तो या किसी मसरूफियत की वजह से नहीं उठाया, लेकिन यानी यहाँ पे एक बात साबित ये होती है कि जो भाई चीफ कह दे वो ठीक और जो नहीं कहे वो गलत। अब कानून असल में चीफ जस्टिस नहीं है, कानून जो है वो आईने पाकिस्तान है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी है और वो जो 16 जजेस हैं वो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जनाब सीनियर तरीन जजेस हैं कि ये जो कानून है इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुल्क में हो। बड़े बड़े मुल्कों में सबसे बड़ी बात ये कंसिडर की जाती है कि उस मुल्क में माइशत मुआशी तौर पे कैसा है ये नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि सियासी तौर पर कैसा है, ये नहीं देखा जाता कि उस मुल्क का डिफेंस कितना मजबूत है। उस मुल्क के लिए सबसे अहम तरीन बात जो कंसिडर की जाती है वो दोस्तों ये की जाती है कि वो मुल्क इंसाफ की फराहमी में कितना अच्छा है। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो मामला अगर आप देखेंगे तो साबिक वजीर आजम इमरान खान को छोड़कर या बड़े तरीन जो इस वक्त बड़ा केस है ना ये, इस बड़े केस को छोड़कर और जितने बड़े केसेस हैं इस हवाले से उनको छोड़कर किन मामलात में उलझा हुआ है। एक तरफ हम इंसाफ जो है वो देने के लिए 12 साल 11 साल पुराना जो है वो केस खोल लेते हैं,
भुट्टो साहब का, और उस रेफरेंस को खोलने के बाद आप लाइव जो है उसकी समाअत भी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी नजर किसी सूरत भी जो है वो साइफर केस की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसकी तो अभी समाअत की बारी भी आनी है।